चलिए चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। आपको ऑलरेडी पता है काइनेटिक्स मीन्स क्या होता है, काइनेसिस। काइनेसिस मीन्स क्या होता है, काइनेटिक्स से काइनेसिस नाम का वर्ड से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट, यानी केमिकल्स का मूवमेंट। यानी ये जनरली बताता है, ये चैप्टर आपको क्या बताता है कि आखिर एक रिएक्शन में क्या होता है। जनरली रिएक्टेंट्स आपका किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स में। तो आखिर किस तरह से रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। इसी ये चैप्टर उसी चीज को क्या कर रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम लोग इस एज अ रिवीजन अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग एक थ्योरी देखें जिसका नाम क्या है, कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है कि जैसे मान लेते हैं एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और ये आपस में क्या करेंगे, सबसे पहले कोलाइड करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सबसे करीब होंगे। दैट इज ये एक दूसरे के क्या होंगे, सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच पे होंगे। और जब ये क्लोजेस्ट अप्रोच पे होंगे तभी जाकर ये क्या बनाने वाले हैं, प्रोडक्ट बनाने वाले। ये क्या बनाने वाले हैं, प्रोडक्ट बनाने वाले। आप इसको अलग अलग कलर का पेन से भी दिखा सकते हो। जैसे क्लिक कर रहा है ना, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसे करीब होते हैं। तो ये चैप्टर हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। केमिकल काइनेटिक्स क्या करता है कि आखिर रिएक्शन किस रेट से हुआ है, या फिर ये इस बात को डिस्क्राइब करता है कि आखिर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है। मैकेनिज्म मींस क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप क्या करना, डिस्कस करना। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप क्या करना, डिस्कस करना। अगर हम लोग एक बात देखें, ये तो डेफिनेशन बताने का कोई जरूरत नहीं है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो एक ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को क्या करता हो, डिस्क्राइब करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें जो सबसे पहले जो टॉपिक जो पढ़ने के लिए रहता है वो हमारा कौन सा टॉपिक रहता है, लॉ ऑफ, नहीं, रेट लॉ। कौन सा टॉपिक रहता है सबसे पहले हमारा, रेट लॉ। और हम लोग एक क्या पढ़ते हैं भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन। कोई बता सकता है कि दोनों लॉ क्या है, या फिर दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, या फिर दोनों में क्या डिफरेंस है। आपको एटलीस्ट याद तो होगा ही कि रिएक्टेंट आपका किस में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में। और आपको कोई बोले कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये तो आप लोगों को पता है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंफर्म। और यहां पे अगर हम लोग एक बात करें तो इससे भी कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा अच्छा वर्ड एक यूज किया जाता है, याद होगा आप लोगों को, एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन का। अच्छा, मोलर कंसंट्रेशन आप समझ रहे हो ना, मोलर कंसंट्रेशन जिसको सीएम या सिंपली सी लिखते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। भाई ये कुछ भी नहीं होता, ये एक्चुअली आप बचपन से आप इसको जान रहे हो, ये क्या है, मोलारिटी। मोलर कंसंट्रेशन और मोलारिटी क्या होता है, एक ही चीज होता है, क्योंकि मोलारिटी का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। यानी ये बता रहा होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल्स मौजूद होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलने वाले होते हैं, मोलारिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल्स टेक करने वाले रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी। और उसी को हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म यूज कर रहे हैं। तो ये बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी, जिसको ए से दिखाया जाता है। और आपको पता होगा ये फॉर्मूला, ये बड़ा फेमस फॉर्मूला, ए इक्वल टू गामा एम। पढ़े ये चीज, ए क्या बताता है, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, एक्टिविटी। गामा क्या बताता है, एक्टिविटी कॉफिशिएंट। गामा क्या बताता है, एक्टिविटी कॉफिशिएंट। और एम क्या बताता है, मोलारिटी, या सिंपली आप उसको क्या बोलिए, कंसंट्रेशन। तो एक्टिविटी क्या होता है, कंसंट्रेशन का जितना भी पार्ट्स को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। मतलब सॉरी, कंसंट्रेशन का जितना भी पार्ट्स हम लोग यूज कर रहे होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लेते कि अगर आप 5 मोल पर लीटर लेते तो 100% यूज होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन पूरे तरह से आइडियली होता नहीं है। तो उसका जितना भी पार्ट आप यूज कर रहे हैं उसी को आप क्या बोलने वाले हैं, एक्टिविटी। इसी के लिए एक्टिविटी से कंसंट्रेशन निकालने के लिए एक आपको फ्रैक्शन फैक्टर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। एक फ्रैक्शन फैक्टर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मान लेते टोटल है मेरे पास 4, तो अगर आप इसको 1/2, इसका हाफ ही पार्ट यूज हुआ है, तो फाइनल आपका एक्टिविटी कितना आने वाला है, 2। क्या ये मेरा बात समझ में आ रहा है ना, कि टोटल है आपका 4, लेकिन आपको पता है पूरे तरह से 4 यूज होने वाला नहीं है। तो मान लेते हैं कि इसका आधा
पार्ट यूज हुआ है, तो इसका कितना यहां पे गामा का वैल्यू क्या हो गया 1/2, यानी एक फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है। गामा हमेशा कैसा पार्ट होता है, एक फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में क्या डिफरेंस है, लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में क्या डिफरेंस है। अगर आपको पता होगा तो दोनों का डेफिनेशन भी ऐसा ही कुछ सिमिलर लगता है सुनने में भी। इसके लिए भी आप देखे होंगे तो लिखा हो रहता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसा सब कुछ याद है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहां पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में, और रेट लॉ कहां पढ़ता है, केमिकल काइनेटिक्स में। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम ही चीज है। ये आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका कैसा कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। और जबकि ये आपका कैसा कॉन्सेप्ट होता है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। ये आपका कैसा कॉन्सेप्ट होता है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। क्या ये मेरा बात समझ में आ रहा है ना, कि लॉ ऑफ मास एक्शन कैसा कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जबकि रेट लॉ कैसा कॉन्सेप्ट होता है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। याद करो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बातें करते थे, और हम लोग बोलते थे कि जो ऑर्डर होता है वो कभी भी हम लोग रिएक्शन से नहीं निकाल सकते हैं। ऑर्डर हमेशा कैसे पता किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है। अरे आपको पता होगा ना, जैसे ये आर है, जैसे मान लेते हैं यहां पे एक रिएक्शन है ए प्लस बी, और ये मेरा क्या दे रहा है, प्रोडक्ट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है यहां पे आप ए नहीं लिख सकते हैं, पता है ना। यहां पर कुछ और आपको लिखना पड़ेगा, जैसे एक्स, और यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, वाई। क्लिक कर रहा है ना, क्योंकि ये ए को देख के हम लोग ऑर्डर को पता नहीं करते हैं। ये एक्स और वाई कैसे आप देखे भी होंगे, लिखा भी रहता है कि एक्स एंड वाई कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। याद करो, एक्स और वाई को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंट से। जबकि याद करें लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ते थे केमिकल का इक्विलिब्रियम में, तो डायरेक्ट इसी को देख के पुट कर देते थे, ए और बी को। याद आ रहा है, जैसे जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते थे, तो अगर यहां पे 5 लिखा रहता तो डायरेक्ट यहां पे हम लोग 5 पुट कर देते थे। यहां पे 3 लिखा रहता था तो डायरेक्ट 3 पुट कर देते थे। लेकिन यहां पे हम लोग एक्स और वाई लिखते हैं, कि हम लोग बोलते हैं कि, और आपको पता है कि अगर हम लोग यहां पे एक्स और वाई को जोड़ देंगे तो दैट इज आपका क्या निकल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपका क्या निकल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यहां पे डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा कि द सम करना पड़ा किसको, पावर, किसके पावर को, कंसंट्रेशन टर्म्स के, है ना। तो जब हम लोग उसको सम करते तो मेरा क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मान लेते सम करने पे आंसर क्या आ जाए 1, तो हम लोग कैसा इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर सम करने पे कितना आ जाए 2, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, या फिर बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। या फिर अगर हम लोग इसको क्या आ जाता है 0, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि मेरा 0 ऑर्डर रिएक्शन है। पक्का ना, सही ना। ये बात मेरा समझ में आ रहा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर सम किए एक्स और वाई को, और मान लेते कैसे भी करके 1 आ जाए, जैसे मान लेते एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू 1 है, तो दोनों को सम किया तो मेरा कैसा 1 आ जाए, फाइनल आंसर मेरा 1 आ जाए, तो कैसा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन ये इसका नैरो डेफिनेशन है। अगर हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अच्छे से डिफाइन करना होगा तो देखो आप ऐसे करो इसको, पक्का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपको पता है प्रोपोर्शन हटाएंगे क्या लगाएंगे, ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप ऐसा करिए, आप क्या करिए, इफ ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, मतलब हम ये कहना चाह रहे कि आप ए को क्या कर दो 2a, तब भी पावर में 1 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग बात करें कैसा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन जो रेट होगा वो तो बदल जाएगा। अरे बोलो, जो रेट होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा। तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, ये 2 ऐसा, आप देखो ये बिल्कुल पहले की तरह लग रहा है ना दिखने में। तो आप इसके यहां पे क्या लिख सकते हैं, आर, यानी जो नया जो रेट है वो पहले का क्या हो गया, डबल। तो कोई आपसे पूछे कि बताओ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, तो अगर हम लोग कंसंट्रेशन को क्या करें, डबल करें, अगर हम लोग कंसंट्रेशन को क्या करें, डबल करें, और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या बोल देंगे, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर हम लोग कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, ट्रिपल करते हैं, तो ये 3 बाहर आ जाता, तो रेट भी कितना हो जाता, 3 टाइम्स। तो मेरा कंसंट्रेशन क्या, तो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता। नहीं समझ में आया, जैसे देखिए हम और भी अच्छे से आपको हम कहना चाह रहे हैं, प्लीज। ओके
हम ये कहना चाह रहे हैं ए को हम लोग क्या किए 2a, तो आर भी मेरा क्या हो जा रहा है 2r, इसको डबल किए तो ये भी मेरा क्या हो जा रहा है डबल हो जा रहा है। तो मतलब समझ जाइए कि बात किसका हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। किसका हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अगर हम लोग ए को क्या करें ट्रिपल करें तो बताओ आर भी कितना हो जाना चाहिए, तब भी हम लोग बोलेंगे कि मेरा कैसा रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या ये मेरा बात समझ में आ रहा है? तब भी मेरा रिएक्शन कैसा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर सपोज करो ए को हम लोग क्या करें डबल करें, लेकिन जो आर है वो मेरा अभी भी आर ही रहे, तब कैसा रिएक्शन है? या फिर आप ऐसा समझो कि ए को हम लोग क्या करें ट्रिपल करें, लेकिन आर अभी भी आर ही रह जा रहा है, तब कैसा रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर आर के ए टू द पावर क्या हो जाए जीरो, तो आपको पता है किसी का पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, यानी आर इक्वल टू अभी भी के ही है। और जब हम लोग ए को क्या कर दे रहे हैं डबल कर दे रहे, तब भी इसका वैल्यू क्या है 1 ही है, यानी अभी भी ये के ही आ रहा है, डेट इज आर ही के बराबर आ रहा है। तो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पक्का समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग एक और हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग और भी। अच्छा बताओ तो अगर ए को हम लोग क्या करें डबल, और हम कह रहे हैं कि रिएक्शन मेरा थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि रिएक्शन मेरा थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो बताइए रेट मेरा कितना हो जाएगा? रेट मेरा कितना टाइम्स हो जाएगा? सिंपली 2 का पावर 3 कर देंगे, दैट इज मेरा कितना टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स। क्लिक कर रहा है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर मान लेते हैं ए को हम लोग ट्रिपल करते 3a, तब बताइए रेट मेरा कितना हो जाता 27 टाइम्स हो जाता। अरे 3 का क्यूब कर देता ना, क्यों? क्योंकि मेरा रिएक्शन कैसा फॉलो हो रहा है थर्ड ऑर्डर। बात मेरा समझ में आ रहा है ना? अगर सपोज करिए कि अगर हम लोग ऐसा करें ए को हम लोग डबल करते हैं 2a, ये मेरा लास्ट है, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं एकदम मजेदार वाले क्वेश्चन पे, और हम कह रहे हैं कि रिएक्शन मेरा फॉलो करता है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को, तो अब बताइए मेरा क्या होना चाहिए? रेट मेरा कितना टाइम्स होना चाहिए? 4 टाइम्स होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? अगर हम लोग ए को हम लोग क्या करते हैं 16 टाइम्स कर देते हैं, तो मेरा रेट कितना होता? ये चूंकि फॉलो किसको कर रहा है, तो हम लोग क्या कर देते हैं 16 का स्क्वायर टाइम्स। समझ में आ रहा है पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? चलिए कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए इसमें हमको ऑर्डर बताना है। इस पूरे ये मेरा क्वेश्चन है जिसमें आपको रेट दिया है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। आप देखोगे ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना? ये आपका क्या है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, और ये आपका क्या है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। और आपको बताना है यहां पर कि ऑर्डर क्या होगा। कुछ हम आपको बता दें, जो रेट लिखा हुआ है रिएक्शन का वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ यहां पर a टू द पावर x b टू द पावर y। क्वेश्चन है पहले x निकालो
फिर y निकालो। अगर हम लोग x निकाल रहे हैं मीन्स हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। अगर हम लोग y निकाल रहे हैं तो क्या निकाल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। और अगर हम लोग फाइनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो दैट इज हमको क्या निकालना होगा, x प्लस वाई। आप बनाओ इसको, प्लीज ट्राई करो। हम आपको इसको ट्रिक से ही बताएंगे, एकदम देखते ही आंसर आप बता सकते हैं, एक वो भी बताएंगे। और अगर मान लेते आपको ट्रिक समझ में नहीं आएगा तब भी हम आपको देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आप लोग कभी ट्राई किए हो? आप लोग ड्रॉपर में है ना? चलिए ठीक है, नहीं पढ़ाएगा तो देखते हैं हम लोग इसको, देखो समझना है। इसमें देखिए करते क्या है हम लोग देखेंगे कि ए मेरा कांस्टेंट कहां कहां दिख रहा है। मेरा पहला काम क्या है कि हम लोग को यह देखना है कि ए मेरा कांस्टेंट कहां कहां पे। तो देखो यहां पे भी कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना दिख रहा है, 200। और यहां पर भी कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना दिख रहा है, 200। तो ये दोनों सेम दिख गया ना। तो अब आप इसको ढक लो, बताओ ये कितना टाइम्स बढ़ रहा है, 4 टाइम्स। तो जब इसको 4 टाइम्स बढ़ा रहे तो ये कितना हो रहा है, डबल। जब कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स करे तो वो मेरा कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। मतलब बताओ ऑर्डर कितना होना चाहिए, अरे हाफ। नहीं समझ में आया? अरे देखो फिर से हम लोग बी को क्या किए, डबल किए। लेकिन हम कहना चाह रहे जो मेरा जो रेट है वो रेट मेरा कितना हो जा रहा है। अच्छा बी को हम लोग क्या किए, 4 टाइम्स किए। जो मेरा रेट है वो मेरा कितना हो रहा है, 2 टाइम्स। तो ऑब्वियस है इसका पावर 1/2 ही तो हो रहा है। अरे जब 4 का पावर 1/2 करेंगे तभी तो आंसर 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 1/2। ये समझ में आया? अच्छा अगर हम लोगों को नेक्स्ट वाला पता करना, अगर हम लोग मतलब ऑर्डर हमको पता चल गया कि बी का मेरा ऑर्डर कितना है, 1/2। बी का ऑर्डर मेरा कितना है, 1/2। अब हमको क्या पता करना है, ए का पता करना है। तो जब ए का पता करना है तो बी कांस्टेंट होना चाहिए। जब फिर से बता रहे हैं, जब बी का पता करना है तो ए वाला हम कांस्टेंट देखेंगे, और जब ए का पता करना है तो बी वाला कांस्टेंट देखेंगे। तो आप देखो यहां पे भी ये 400 दिख रहा है और यहां पे भी क्या दिख रहा है। तो अब इन दोनों में ही देखेंगे। बताइए इसको क्या कर रहे हैं, तो ये कितना रह जा रहा है। अच्छा इसको डबल करे लेकिन ये सेम रह जा रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर कितना होना चाहिए, 0। यानी ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर जो ऑर्डर है वो मेरा क्या है, 0। मतलब किसका 0 है, x का। तो अब समझ में आया कि x 0 है और y क्या है, 1/2। x 0 है और y क्या है, दैट इज आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, हाफ प्लस 0। यानी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1/2। आपको पता है ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। पक्का समझ में आया? अब जिनको ये ट्रिक समझ में नहीं आया ना, देखिए उनको पढ़ाया जाता होगा। देखिए उनको ऐसे करके पढ़ाया जाता होगा। जैसे देखिए पहला हमको पता है कि जो मेरा जो रेट है आपको दिया हुआ है, क्या लिखना है उसको बताइएगा, k a to the power x b to the power y। पक्का? चलिए हम लोग आते हैं किसके लिए, पहले एक्सपेरिमेंट 1 के लिए। तो बताइए एक्सपेरिमेंट 1 में रेट कितना बोल रहा है, कितना है मेरा, 2 × 10⁻²। k बेचारा जस का तस, a के जगह पे कितना लिखेंगे, 200 का पावर x। b कितना लिखेंगे, 100 का पावर y। इसको कर लीजिए इक्वेशन 1। समझ में आ रहा है? फिर अब हम लोग आते हैं एक्सपेरिमेंट 2 के लिए। बताइए रेट कितना लिखेंगे, 4 × 10⁻⁴। फिर यहां पे लिखेंगे k। बताइए ये मेरे लिए क्या हो गया, 200 का पावर, नेक्स्ट वाले के लिए बताइएगा 400 का पावर, इसको कर लेंगे 2। अब हम लोग एक और लिखते हैं, क्या है मेरा बताइए, 4 × 10⁻⁴। ये हो जाएगा मेरा k। फिर 400 का पावर और फिर 400 का पावर, इसको हम लोग कर लेंगे 3। पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं? अब आप बताओ अगर हमको x लाना है तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, कैसे हम लोग x लाएं और कैसे हम लोग y लाएं। तो देखिए अगर हमको y लाना है, एक बार ऐसा करो ना कि हम लोग 1 को 2 से डिवाइड करते हैं।
क्या कह रहे हैं, 1 को 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो बताइए मेरा क्या होगा, 1 मेरा क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर 2, और नीचे मेरा क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर 4। पक्का? क्या फिर से, ओ पेन का कलर चेंज करें, सॉरी। चलिए ठीक है ना। हाँ फिर से 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन बताइएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4। इधर आ जाइए, k 200 का पावर x 100 का पावर डिवाइडेड बाई, फिर k 200 का पावर x और पावर y। k जाएगा, ये भी जाएगा है ना, और यहां से ये 2 टाइम्स में जाएगा, और ये आपका कितने टाइम्स में जाएगा 10 टू द पावर 2 ना। पक्का? तो बताइए यहां पे आपका क्या आ गया 1/200, और यहां पे आपका क्या आ गया है 100/400 का पावर y। तो अब आप बताइए, अच्छा हमको लगता है ना एक चीज, ये ना 2 होगा, ओके, ये क्या होगा 2 होगा। तो देखिए इससे फायदा क्या है ना, ये भी चला जाएगा। तो आप बताओ यहां पे मेरा क्या बच गया 1/2। तो देखिए तो ये 1/2 का पावर में क्या आ गया है 1, और ये मेरा क्या आ गया है 1/2 का पावर 2y। लिख सकते हैं? पक्का? आपको पता ना जब नीचे वाला सेम हो जाए तो ऊपर वाला भी सेम हो जाता है, यानी आप बड़े प्यार से लिख सकते हैं 1 बराबर क्या 2y, देयरफॉर y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 1/2। इतना ही आया था ना, पहले भी मेरा y बराबर कितना आया था ट्रिक से, देखिए हाफ आया था ना। तो ट्रिक ज्यादा अच्छा है ना एज कंपेयर टू इस तरह से इक्वेशन से सॉल्व करना। समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? ट्रिक ज्यादा अच्छा है ना। ट्रिक समझ में आया था ना हम क्या बोले थे, फिर से रिवीजन करा दे ट्रिक को एक बार, क्योंकि ट्रिक से इस ट्रिक पे एक क्वेश्चन आना फिक्स है। आप देखिए केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन रहता है, रिएक्शन दिया रहेगा, डब्बा बनाया हुआ रहेगा, और आपको बोलेगा कि ऑर्डर निकालिए। अगर आप लोग कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो आप लोगों को तो पता है, ऐसे भी आप लोग धुरंधर होंगे, 12th भी कम से कम देकर आए हैं। बात मेरा समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए तो आप एक बार इसको कॉपी कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक हम लोग और एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हो गया? सॉरी, हमको लगा था कि आप लोग चैप्टर पढ़ें, इसीलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ गए थे। हमको लगा कि रिवीजन आज हम करवा रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी हम पक्का बता रहे कि इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बस आपको ट्रिक से देखना है और इस पर क्वेश्चन आना फिक्स ही होता है। तो अगर आप अपना जो भी टाइम दे रहे हैं, आधा घंटा 15 मिनट, तो कम से कम कुछ तो अपना फिक्स कर लीजिए ना कि एक पार्ट आपका कम से कम एग्जाम में बन जाए, है ना। क्योंकि जैसे आप सॉक्ड हैं वैसे हम भी सॉक्ड हैं। हम लोग बढ़े क्वेश्चन पे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज, लिखिएगा यूज द एक्सपेरिमेंटल डाटा, ना मारा ना पीटा
डाटा, है ना? तो प्लीज लिखिएगा, यूज द एक्सपेरिमेंटल डाटा इन द टेबल to determine the rate law for this reaction, the rate law for this ये आपका कुछ भी नहीं है, आपका रेट ही दिया है, आप कंफ्यूज मत कर जाइएगा। ये आपका ऑप्शंस दिया हुआ है, चलिए आपको जैसे बनाना है, ट्रिक से बनाना है, ट्रिक से, या फिर आप पूरे इक्वेशंस लिख कर करना चाहते हैं, ट्रिक से करिएगा तो देखते ही आपका आंसर आ जाएगा 2 मिनट के अंदर ही। आपको बस ये याद रखना है कि ए का जब पता करना है तो किसको कांस्टेंट लेकर चलेंगे, बी वाले को, और जब बी का पता करना है तो किसको कांस्टेंट लेकर चलेंगे, ए वाले को। हो गया? हम लोग मिलकर देखें ना। चलिए हम लोगों को ए का पता करना है तो कांस्टेंट किसको देखना होगा, तो बताइए बी तो एक यहां पे 0.1 दिखा और यहां पे 0.1 दिखा, ईमानदारी से कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल, इसको क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, डबल। तब देखिए रेट मेरा क्या रह रहा है, कांस्टेंट। कंसंट्रेशन को कर रहे डबल लेकिन रेट पे फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कैसा है, ऑर्डर। यानी ये तो समझ में आ गया है कि ए का ऑर्डर क्या हो गया, 0, पक्का। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। हमको क्या पता करना है, बी को, तो किसको कांस्टेंट देखना होगा, तो ए देखिए यहां पे एक तो 0.1 दिखा, अच्छा, और तब तो फिर इसको करना ही पड़ेगा ना।
इसमें नहीं लग पाएगा क्योंकि कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ ना, तो हम लोग इक्वेशन से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए प्लीज थोड़ा सा आप लोग भी साथ दीजिएगा, तभी हम लोग जीत पाएंगे, है ना। चलिए रेट लिखना है के, सिर्फ बी वाले पार्ट को लिखते हैं, बोलो जी क्यों? क्योंकि हमको पता है ए वाला मेरा पार्ट क्या है 0, तो एक तो कम से कम आराम हुआ है। अब हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग पहला के रिस्पेक्ट में देखते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के रिस्पेक्ट में। बताइए मेरा क्या दिया है 0.1, ये हो गया के। बी मेरा कितना दिया है 0.1x, ईमानदारी से। चलिए हम लोग फिर देखते हैं किसको लेते हैं, बताइए इसमें क्या दिया है, तो फिर ये मेरे लिए क्या हो गया के, और अब ये मेरे लिए क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ रेट में हम लोग ये वाला लिखेंगे ना, 2 × 10⁻⁻⁴, और ये भी क्या लिखेंगे 2 × 10⁻⁻⁴, और एक बार हम लोग लिखेंगे यहां पर 0.1, और फिर यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो फिर मेरा प्रॉब्लम हो जा रहा है ना। हम लोग ऐसा करते हैं, इसको डबल किए हैं ना, तब तो फिर मेरा सारा कट ही जाएगा। के पहला मेरा रेट यहां पे क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴, और अगर हम लोग इसके लिए देखें एक्सपेरिमेंट नंबर किसके लिए 3 के लिए, तो 3 में मेरा ये क्या हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁻3, और ये यहां पर कितना आ जाने वाला है टू द पावर x। इसको ले लेते हैं 1 और इसको ले लेते हैं 2, है ना, और 1 से 2 को क्या करते हैं डिवाइड। सही है ना। चलिए तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴ अपॉन 1.8 × 10⁻⁻3, और यहां पर मेरा क्या हो जाएगा k बाई k, यहां पे मेरा हो जाएगा 0.1, और यहां पे मेरा क्या हो जाएगा 0.3। इसका ही पावर x है और इसका ही पावर x है, ये वाला मेरा चला जाएगा, और अगर हम लोग इसको पॉइंट लें तो ये 9 टाइम्स में जाएगा और ये 8 टाइम्स में जाएगा, है ना, सॉरी ये 10 टाइम्स में जाएगा और ये मेरा 9 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में ये हो जाएगा मेरा 10⁻⁻5, नीचे मेरा क्या हो गया है 9, और ये मेरा क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, और अगर हम लोग इसको देखें तो यहां पे ये मेरा हो जाएगा 1/3 का पावर, थोड़ा सा ये हो जाएगा 10⁻⁻3। अच्छा ये तो फिर चला जाएगा, यानी ये यहां पे मेरा सिर्फ क्या बचेगा बताइएगा 1/3 का पावर 2, पक्का ना। अब बताओ x इक्वल टू आपका क्या आ गया, तो x इक्वल टू 2 आया है, वो किसके रिस्पेक्ट में आया है b के रिस्पेक्ट में, यानी कौन सा ऑप्शन होना चाहिए d। क्या ये मेरा बात समझ में आया ना, कैसे क्या किया, फिर से बताना है इसको एक बार। बड़ा आसान था, सिर्फ वो बीच में थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम हो गया था, वो सिर्फ कैलकुलेशन के ड्यूरिंग। आपको बताओ ये समझ में आ रहा ना कि रेट इक्वल टू k b टू द पावर x होगा। a को भी लिखना है, लेकिन a को इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हमको पहले ही पता है a कितना है 0, तो उसको तो हटा दिए। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग लिखे, रेट के जगह पे हमको कितना लिखना होगा 2 × 10⁻⁻⁴, यहां पे हम लोग क्या लिखे 2 × 10⁻⁻⁴, k जस का तस उतरा, और यहां से मेरा क्या आया a के जगह पर 0.1 टू द पावर x। फिर एक्सपेरिमेंट 3 के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्यों 2 को क्यों नहीं देखे, क्योंकि वैल्यू मेरा क्या हो जा रहा था सेम हो जा रहा था, है ना, 0.1 और 0.1 मेरा वैल्यू क्या हो जा रहा था सेम हो जा रहा था, इसलिए हम लोग डिफरेंट वाले को देखे। तो हम लोग यहां पे क्या पुट किए 1.8 × 10⁻⁻3, और यहां पे मेरा क्या आया है k
3 to the power x। इसको 1 ले लिए, इसको क्या ले लिए 2 ले लिया, और 1 से 2 को क्या कर दिए हैं डिवाइड कर दिए हैं। जैसे डिवाइड किए हैं इस साइड मेरा 1/3 to the power 2 आ गया, इधर 1/3 to the power x आ गया, जिससे पता चलेगा कि x इक्वल टू मेरा क्या है 2 है। क्लिक किया ना, x 2 आने का मतलब क्या हुआ, b के रिस्पेक्ट में पावर मेरा क्या आ गया 2 आ गया, यानी यहां पर जो b का पावर जो x है, इस x का यहां पे क्या आ जाएगा 2, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा b का पावर 2, यानी आंसर मेरा हो जाएगा d। पक्का समझ में आई बात? प्लीज राइट ना। क्या एक्सपेरिमेंट 1 और 3? हाँ उसको भी ले सकते थे, तब भी सेम ही रहता, किसी भी दो डिफरेंट वाले को लिया है। एक बात बताएं, इतना तो झाम करना ही नहीं पड़ता, अगर इधर में से कोई भी दो सेम दिख जाता तो। समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को? अगर इधर मेरा कोई भी सेम आया था तब तो हम लोग डायरेक्ट ट्रिक लगा के हम लोग बना लिए होता। समझ में आ रही है ना? जैसे ए को हम लोग डायरेक्ट पता कर लिए, वैसे बी को भी डायरेक्ट पता कर ले, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। आगे बढ़े हम लोग। पक्का चलिए प्लीज राइट। पक्का चलिए, आप लोगों में को अगर हम ये रिएक्शन दे दें 3a + 4b और यहां पर क्या 5c + 60, ऐसा ही अगर हमको रेट लिखना होगा इनके कॉफिशिएंट स्टेचोमेट्री के टर्म में, आप लोगों को पता है कैसे लिखते हैं? क्या करेंगे बताइए? आपको पता है ना, लेफ्ट वाले के लिए माइनस होता है और राइट वाले के लिए क्या होता है प्लस होता है। तो अगर हमको इसके लिए लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे -1/3 dA अपॉन, ये रेट को डिफाइन करता है, पता है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखना है तो क्या लिखते हैं 1/4 dB अपॉन dt। अगर इधर लिखना होता तो और अगर इसके लिए लिखना होता तो dc अपॉन dt। हाँ d होगा। पक्का ना? प्लीज इसको लिखिए तो आप लोग। क्वेश्चन है ये वाला और आपको कह रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन
K1 K2 एंड K3। क्वेश्चन ये आपको दिया है, एक हैबर्स प्रोसेस लिख कर दे दिया है और आपको कह रहा है इतना मीन्स इतना है, इतना मीन्स इतना है और इतना मीन्स इतना है। आपको कहता है कि आप रिलेशन निकाल कर दिखाओ किसके किसके बीच में, K1 K2 और K3 के बीच में। आप देखिए ये सारा क्वेश्चन आपका टच करेगा एग्जाम का, जब आप बनाइएगा PYQ सब, तो आप देखिए ये सब दोनों टाइप का आपको क्वेश्चंस दिखेगा। ये एकदम वादा है, वो एक है ना वादा रहा, तो एकदम बिल्कुल वैसा वादा रहा है। जो दिया है आपको वैसे ही टेक करना होगा ना, आपको अपना ये दे दिया है, अब आपको रिलेशन निकालना K1 K2 और K3 के बीच में। हालांकि एग्जाम में ऑप्शन बना देगा K1 K2 K3 के बीच में, उतना तो समझ होना चाहिए आपको, लेकिन हम आपको डायरेक्ट दिए हैं कि आप डायरेक्ट रिलेशन निकाल कर दिखाओ K1 K2 और K3 के बीच में। चलिए हम लोग मिलकर बनाए ना, है ना। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन ऊपर देख रहे हैं, ओके, ताकि फिर से अलग से पेज कॉपी ऑपी ना करना पड़े। चलिए पहले तो हम लोग को ये दिया हुआ है N2 प्लस 3H2 2NH3। इसके रिस्पेक्ट में पहले हम लोग रेट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बताइए मेरा क्या हो जाएगा, माइनस डी N2 अपॉन dt, सही ना। फिर आपका क्या होगा बताइएगा, माइनस 1/3 बोलिए DH2 अपॉन dt, और फिर अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखे तो प्लस 1/2 DNH3 अपॉन क्या dt। अब अगर हम लोग देखते हैं dN2 अपॉन dt के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइएगा, माइनस K1 NH3। अगर हम लोग इसके जगह पर देखें DH2 के जगह पे, तो पहले से तो ये बेचारा -1/3 था। अब हमको यहां पे क्या लिखना होगा, 4 K2 NH3, पक्का। अब हम लोग इस पे आते हैं, ये पहले से तो 1/2 है ही, यहां पे ये कह रहा है, अच्छा अगर हमको इसके जगह पे निकालो तो ये माइनस उस साइड चला जाएगा, पक्का ना। यानी यहां पर मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, माइनस K3 अपॉन 9, है ना। मेरा क्या हो जाएगा, माइनस K3 अपॉन 9। एक चीज यहां पर और भी हम लोग छोड़ दिए थे, जो भी है, तो आप बताओ यहां पर भी हम लोग क्या लिखेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये वाला पार्ट तो मेरा चला जाएगा, पक्का ये वाला पार्ट मेरा क्या होगा, चला जाएगा। यानी यहां से मेरा बचा क्या है, माइनस K1 इक्वल टू बताइएगा माइनस 4/3 K2, और यहां से मेरा क्या बचेगा बताइएगा, माइनस K3 अपॉन 18। आपको समझ में आ रहा होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस भी जाएगा। अब रीजन समझ में आया होगा क्यों वो माइनस में दिया था, क्योंकि वो अच्छा टाइप का एक इक्वेशन बनाना चाहता है। अब आपको पता है जब ये ऐसा आ गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हम लोग सबको 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबको क्या कह रहे हैं, इसको भी 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
इसको भी 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? पक्का कोई फर्क पड़ेगा? पता है क्या हो जाएगा? यहां से देखिए ये चला जाएगा कितने टाइम्स में, ये 18 चला जाएगा, यानी फाइनल आपका इक्वेशन क्या आएगा बताइएगा? 18 K1 इक्वल टू 6 K2 इक्वल टू K3, यही आपका रिक्वायर्ड क्या? हाँ हाँ 24 होगा जी, 24 K2 और ये आपका क्या होगा? K3। ये आपका क्या है? रिक्वायर्ड रिलेशन है बिटवीन K1 K2 एंड K3। इस तरह का आपको ऑप्शन देगा टिक लगाने के लिए। क्या सच में समझ में आया कैसे बनाए इसको? पक्का? ओके